बहुत सारे कत्ल इश्क मोहब्बत में होते हैं। अब जहाँ जड़ में ही इश्क मोहब्बत प्यार है तो वहाँ नफरत और खून खराबा कैसे आ सकता है, ये बात सोच के परे है। एक आदमी इश्क करता है, मोहब्बत करता है, शादी करना चाहता है, ठीक है, सारी चीज़ें शराफत के दायरे में, लेकिन अब उसके लिए साजिशें बुनना, अपने इश्क को ज़िंदा रखने के लिए दूसरों की जान लेना, किसी और को मुर्दा बनाना, तो फिर ये इश्क मोहब्बत कहाँ है, ये प्यार? ये तो कुछ और चीज़ें हो गई। आज की कहानी एक ऐसी ही लड़की की है और एक ऐसे ही लड़के की है। बिल्कुल जैसा हमने शुरू में कहा, दोनों अच्छे घर से, ठीक ठाक शरीफ परिवार से, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं, पढ़ाई लिखाई की, पड़ोस में रहते थे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे, बड़े हुए, दोस्ती प्यार में बदल गई, दोनों में प्यार हो गया। अब प्यार की मंजिल शादी थी, दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के घरों के बीच में कई सारी ऐसी चीज़ें थी, ऐसा फासला था कि लड़की के घर वाले तैयार नहीं थे। प्यार छुपा नहीं, लड़की के घर वालों को पता चल गया। इसके बाद लड़की पे दबाव आने लगा कि तुम उससे नहीं मिलोगी। लड़की ने फिर हिम्मत दिखाई, उसने अपने पिता से कहा कि नहीं, शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। फिर भी घर वालों ने उसे समझाया, डराया, धमकाया, और लगा कि कुछ दिनों में प्यार का भूत और बुखार उतर जाएगा, लेकिन ऐसा था नहीं। यहाँ आप दो प्यार करने वाले प्यार के साथ जिंदगी बिताने की जो सोच रहे हैं, अब उनके जहन में जुर्म घूमने लगा। खुद को जिंदा रखने के लिए, खुद की शादी को रचाने के लिए अब इन्हें किसी मुर्दे की तलाश हो गई, और उसी मुर्दे के ऊपर इन दोनों को ये लगा कि एक मुर्दे से इनकी जिंदगी संवर जाएगी और बन जाएगी। कहानी गोरखपुर की है। गोरखपुर में 24 साल की एक लड़की शिखा, अच्छे परिवार से, पढ़ाई लिखाई कर ली, 24 साल हुई। बचपन में उसके पड़ोस में एक लड़का रहता था, दीपू। धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ। दीपू की उम्र 26 साल, शिखा की उम्र 24 साल। अब दोनों शादी करना चाहते थे। शिखा के घर वाले तो राजी नहीं थे। 2011 यानी कि 11 साल पुरानी कहानी है ये। जून का महीना था, गर्मी काफ़ी तेज़ थी। आमतौर पर शहरों को अगर छोड़ दें, मजबूरियां ना हो नौकरी की, तो गांव कस्बों में जून के महीने में लू भी चलती है, तो लोग दोपहर 12-1 के बाद अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं। शहर में लगभग या गांव में सन्नाटा हो जाता है, और फिर लोग शाम 5-6 बजे निकलते हैं। तो गोरखपुर की शिखा के साथ भी ऐसे ही था। उस जून के महीने में, उस दिन तारीख थी 10 जून, बेहद गर्मी थी। वो घर पे थी, लेकिन फिर शाम 4 बजे अचानक वो चुपचाप घर से निकल जाती है। घर से निकलने के बाद कुछ देर में लौटना था, वो लौटती नहीं है, शाम हो जाती है। घर वाले अब उसे ढूंढते हैं, परेशान होते हैं, चारों तरफ देखते हैं, कहीं नहीं मिलती। इसके बाद उन्हें पता था कि शिखा दीपू नाम के लड़के से प्यार करती है और उसी मोहल्ले में रहता है। जब कहीं नहीं मिली तो उन्हें शक हुआ कि कहीं शिखा दीपू से मिलने तो नहीं गई, हालांकि उसे डांटा था। फिर भी घर वाले दीपू के घर पहुंचते हैं। दीपू के माँ बाप बताते हैं कि वो शाम से गायब है, मतलब घर से बाहर गया हुआ है। अब दीपू भी गायब, शिखा भी गायब। घर वालों को शक हो गया शिखा के कि दीपू कहीं ना कहीं भगा कर ले गया हो। फिर भी उन्होंने रात तक इंतजार किया। देर रात तक जब दोनों नहीं लौटे, ऐसा पहली बार हुआ, तो शिखा के घर वालों ने जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा थी। उन्होंने कहा, मेरी बच्ची 4 बजे निकली थी, रात 12-1 बज गया, लौटी नहीं है। पुलिस ने पूछा, किसी पे शक है? उन्होंने बताया कि हाँ, पड़ोस में एक लड़का रहता है दीपू, मेरी बेटी उससे शादी करने की जिद कर रही थी, हमने मना किया, और दीपू भी गायब है। पुलिस के लिए भी आसान था केस कि लड़की गायब है, लड़का भी गायब है, दोनों एक दूसरे के साथ भाग गए। तसल्ली और दिलासा देकर वो शिखा के घर वालों को वापस भेज देते। उन्हें लगा कि दोनों बड़े हैं, बालिग हैं, मिल जाएंगे। 24 घंटा बीतता है। 10 जून की तारीख अब 11 जून में तब्दील हो चुकी थी। 11 जून की शाम इसी गोरखपुर शहर के बाहर एक जंगल सा इलाका, वहाँ कुछ लोग जंगल से गुजर रहे थे, कुछ अपने जानवर चराने गए थे। उनकी नज़र उसी जंगल में एक लाश पर पड़ती है। करीब जाकर देखते हैं, लाश के कपड़े से उन्हें एहसास हो जाता है कि लाश किसी लड़की की है। वो बदआवाज़ भागते हैं। उसके बाद धीरे धीरे खबर कई कानों से होते हुए पुलिस तक पहुंचती है।
पुलिस जंगल की तरफ कूच करती है। वहां जाकर देखती है कि एक लाश पड़ी है। 24 घंटे पहले एक लड़की गायब हुई थी। लड़के के साथ 24 घंटे बाद उसी इलाके में एक लाश मिली। घर वालों ने जो शिखा की तस्वीर दी थी पुलिस को, वो उसको देखते हैं, उसके कद काठी। उन्होंने कपड़े का हुलिया भी पूछा। पुलिस को शक हो जाता है कि यह लाश शिखा की है। पुलिस शिखा के घर वालों को खबर देते हैं, बुलाते हैं। शिखा के घर वाले पहुंचते हैं। जैसे ही लाश को देखते हैं चीख पड़ते हैं और वो कहते हैं कि यह लाश शिखा की है। हालांकि शिखा का चेहरा जो है वो खून से लथपथ था। चेहरा आधा पहचान में आ रहा था, आधा नहीं आ रहा था। लेकिन घर वाले यकीन इसलिए थे कि ये शिखा की लाश है, क्योंकि शिखा जो कपड़े घर से पहनकर निकली थी 10 जून की शाम को, उस लाश के बदन पर भी वही कपड़े थे। उसने पैर में अपने बाएं पैर में एक काला धागा बांधा हुआ था, नज़र से बचाने के लिए। बहुत सारी लड़कियां पहनती हैं। वो धागा भी वहीं था पैरों में, उसी बाएं पैर में। तो लाश के कपड़े और उन धागों के जरिए शिखा के घर वालों ने शिनाख्त कर ली कि यह लाश शिखा की है। इसके बाद पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम कराया, कत्ल का मामला दर्ज किया, लाश को घर वालों को सौंप दिया। 12 जून को यानी अगले दिन रोता बिलखता परिवार शिखा का अंतिम संस्कार कर देता है। अब पुलिस के सामने चुनौती ये थी कि अब तक मामला था एक लड़की को भगा कर ले जाने का, और अब उसी लड़की का कत्ल हो गया और लड़का अब बेगायब, यानी दीपू है नहीं। पहला शक दीपू पर। अब पुलिस ने दीपू को खंगालना शुरू कर दिया कि कहाँ मिलेगा, ढूंढना शुरू कर दिया। दीपू के घर वालों से पूछताछ हुई, बाकी लोगों से पूछताछ हुई। इधर शिखा की मौत जब गांव के लोगों तक पहुंची तो गांव के लोगों का गुस्सा पुलिस पे फूटा कि 24 घंटे पहले पुलिस को कंप्लेंट की। पुलिस ने अगर ईमानदारी से काम किया होता तो शायद जिंदा बरामद हो जाती शिखा, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस भी प्रेशर में आ गई। आला पुलिस अफसरों को खबर मिली गांव में तनाव है। पुलिस ने फिर कहा कि अब दीपू को ढूंढो ताकि गांव वालों का गुस्सा शांत हो। गुस्सा इतना था कि लोग दीपू को सीधी सजाए मौत देने की मांग कर रहे थे। अब पुलिस ने अपने सारे घोड़े खोल दिए। दीपू के एक एक का तमाम दोस्तों को उठाना शुरू किया। करीब 50 दोस्तों के जिससे जान पहचान थी, जरा सी भी करीबी थी, उन लोगों से उठाकर पूछताछ किया। बट पूछताछ के दौरान ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जिससे पुलिस को कुछ फायदा होता। लेकिन एक दोस्त से पुलिस को पता चला कि दीपू शायद सोनभद्र इलाके में मिल सकता है, क्योंकि कुछ वक्त पहले वो सोनभद्र में रहा था और सोनभद्र में हो सकता है। अब और तो कोई सबूत और सुराग था नहीं। इसी क्लू के सहारे पुलिस की एक टीम को गोरखपुर से सोनभद्र भेजा गया। उस पते पर जो पता उसके दोस्त ने बताया था, उस पते पर पुलिस की एक टीम पहुंचती है सादी वर्दी में, ताकि दीपू देख के भागे नहीं या फिर कुछ ऐसा वैसा ना कर ले। पुलिस जाकर दरवाजे की घंटी बजाती है, उसी दीपू के घर में जहां उसके मिलने की उम्मीद थी, जो उसके दोस्त ने पता दिया था। घंटी बजते ही दरवाजा खुलता है। सादी वर्दी में जो पुलिस दीपू की तलाश में वहां आई थी, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने दीपू की जगह एक लड़की थी, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शिखा थी। वो शिखा जिसकी लाश खुद पुलिस ने जंगल से उठाई, जिसकी पोस्टमार्टम कराई, और वो लाश जिसका अंतिम संस्कार उसके घर वालों ने किया, और उसमें पुलिस टीम भी मौजूद थी। और उनमें से एक पुलिस वाला भी जो इस वक्त उस दरवाजे पर खड़ा था, जिस दरवाजे की दूसरी तरफ शिखा जिंदा खड़ी थी। हैरान परेशान पुलिस को कुछ समझ में नहीं आया। वो कुछ और पूछताछ करती। इससे पहले कमरे के अंदर से एक दूसरा चेहरा नजर आया। ये दूसरा चेहरा दीपू का था। पुलिस ने फौरन दोनों को दबोचा, अपने साथ गाड़ी में बिठाया, रास्ते भर पूछताछ की, उसके बाद गोरखपुर लेकर आई। अब जब गोरखपुर लेकर आई और थाने के जरिए शिखा के घर तक खबर गई, तो शिखा के घर वाले को समझ में नहीं आ रहा है वो खुशी मनाएं या मातम मनाएं, कि जिस बेटी को अभी कुछ दिन पहले उन लोगों ने ही चिता पर लिटाया, अंतिम संस्कार किया, वो बेटी पुलिस स्टेशन में बैठी और वो भी जिंदा और सही सलामत थी। अब हर एक कोई जानना चाहता था कि ये कहानी क्या है। एक मुर्दा जिंदा कैसे हो गई, और अगर ये जिंदा हो गई तो फिर वो मुर्दा कौन थी जिसकी लाश पर शिखा के कपड़े थे। पुलिस पूछताछ करती है। इसके बाद दोनों कहानी सुनाते हैं, कहानी जो हकीकत थी उनकी जिंदगी की।
दोनों प्यार करते थे, घर वालों को पता चल गया। घर वाले शिखा की शादी दीपू से करना नहीं चाहते थे, लेकिन दोनों किसी भी कीमत पर शादी करके इकट्ठा रहना चाहते थे। प्यार का बुखार था। जब कोई रास्ता नहीं सूझा, उन्होंने कहा अगर हम भाग गए तो घर वाले जो है पुलिस में कंप्लेन करेंगे या फिर बात और बढ़ेगी, हो सकता मार ही दें, तो कहीं ना कहीं ढूंढ लेंगे, छुपना मुश्किल है। फिर इन लोगों ने सोचा कुछ ऐसा तरीका निकालो जिससे काम भी हो जाए और घर वाले भी ना ढूंढें और हम दोनों शादी भी करके अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारें। दोनों सोचते रहे। दीपू का एक दोस्त था जिसका ट्रक चला करता था, अलग अलग शहरों में चक्कर काटता था। दीपू ने अपने दोस्त के साथ अपनी ये सारी चीजें शेयर की। उसने उसे बताया एक रास्ता, और दीपू और शिखा उसी रास्ते पर चल पड़े। उसने कहा कि सोनभद्र में एक महिला रहती है, एक लड़की ही, जिसकी उम्र करीब 25-26 साल है। उसकी एक बेटी है छोटी सी, गरीब है वो, और कई बार उस दीपू के दोस्त ट्रक ड्राइवर ने उसकी मदद की, उसके छोटे मोटे काम दिए थे। बट उसने कहा उस लड़की में एक खास चीज़ है। उसने कहा कि जब मैंने पहली बार उसे देखा तो मुझे लगा कि मैं शिखा को देख रहा हूँ। वैसे ही कदकाठी, वैसे ही पतली दुबली, वैसे ही हाइट, वैसे ही चेहरा, वैसे ही रंग, वैसे ही बाल। थोड़े बहुत फर्क को हटा दे तो वो शिखा ही जैसी दिखती है, लेकिन उसका नाम शिखा नहीं बल्कि पूजा है। तो दीपू ने पूछा कि इस पूजा से हमें क्या लेना देना? तो उसने कहा तुम्हारा काम हो जाएगा। बोला तुम शिखा को मार दो, कोई तुम्हारे पीछे नहीं आएगा, कुछ वक्त के बाद भूल जाएंगे, तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी कहीं और गुजारो। दीपू को लगा कि ये क्या बकवास है, जिससे वो शादी करना चाहता है उसे कैसे मार सकता है। तब उसने कहा तुम्हें शिखा को नहीं मारना है, शिखा के नाम को मारना है, और मरना किसी और को होगा। अब एक को जिंदा रहने के लिए किसी और को मुर्दा बनाना था, एक ऐसी लड़की को जिसकी दुश्मनी न दीपू से थी, न शिखा से थी, न उसके दोस्त उस ट्रक ओनर से थी, लेकिन अपनी ख्वाहिश, अपने मतलब के लिए, अपने मकसद के लिए एक बेकसूर जिसके साथ कोई रिश्ता नहीं, कोई जान पहचान नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, उसे मौत के घाट उतारने के लिए दीपू तैयार हो गया। उसने शिखा को यह आइडिया बताया। शिखा भी प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी, और इस चक्कर में अंधी हो गई। उसे भी लगा ये रास्ता अच्छा है, और वो भी इस जुर्म में बराबर की शरीक हो गई। इसके बाद तय हुआ कि पूजा को वहां से निकाला जाए और गोरखपुर में शिखा के घर से कुछ दूर तक लाया जाए, क्योंकि उनका मकसद था कि कत्ल के बाद उसकी लाश की खबर घर तक जरूर पहुंचे। प्लानिंग के तहत 10 जून 2011 को दीपू अपने साथ उस ट्रक ड्राइवर दोस्त को लेकर पूजा के घर पहुंचा। उसने उसे कहा एक छोटा सा काम है, पूजा गरीब जरूरतमंद बच्ची को अकेली पाल रही है, पति था नहीं। 3000 रुपये दिए इस काम के लिए, ये 3000 रुपये हैं। बहुत खुश हो गई, चलो पैसे हैं, बच्ची की परवरिश अच्छे से होगी। उसने अपनी बच्ची को अपने एक रिश्तेदार के घर छोड़ा कि जब तक मैं लौट कर ना आऊं मेरी बेटी का ख्याल रखना। उसे मालूम नहीं था वो आखिरी बार निकल रही थी। बच्ची को सौंपने के बाद वो ट्रक में बैठ जाती। उस ट्रक में ट्रक ड्राइवर जो मालिक था, उसके अलावा उसका एक ड्राइवर और एक खलासी भी बैठा हुआ था, हेल्पर। ट्रक में बैठकर दीपू भी साथ, वहाँ से ये लोग गोरखपुर पहुँचते हैं। गोरखपुर के बाहर एक जंगल के रास्ते पे आड़ी तिरछी सड़कें थी, वहाँ ट्रक का रुख मोड़ देते हैं। अंधेरे में ले जाकर बल्कि सन्नाटे में ट्रक को रोकते हैं। इस दौरान में खलासी और दीपू मिलकर पूजा का गला घोंट देते हैं। पूजा मर जाती है। मरने के बाद वो उसकी लाश को ट्रक से नीचे उतारते हैं, जंगल में ले जाते हैं, पत्थर उठाते हैं, उसके चेहरे पे पत्थर से वार करते हैं ताकि चेहरा थोड़ा बुरा हो जाए, पहचान में ना आए। ये सब कुछ हो गया। इसके बाद उधर घर पे शिखा भी मौजूद है, उसे खबर की जाती है। शिखा 4 बजे के आसपास उसी उधर घर पे शिखा भी मौजूद है, उसे खबर की जाती है। शिखा 4 बजे के आसपास उसी 10 जून को घर से निकलती है। घर से निकलने के बाद वो अपने कपड़े भी एक पॉलिथीन में कुछ रखती है। उसके बाद उसी जगह पे पहुंचती है जहां लाश थी। वहां आने के बाद खुद अपने हाथों से शिखा पूजा के जिस्म से, यानी उसके लाश से, उसके कपड़े उतारती है
और अपने सारे कपड़े उसे पहना देती है, यहाँ तक कि पैर का धागा भी पहना देती है ताकि यकीन हो जाए कि ये वही है। ये सब करने के बाद वो उसके कपड़े लेती है और फिर वहाँ से निकल जाती है और लाश को ऐसी जगह पे रखते हैं ताकि कोई ना कोई देखे और इसकी खबर पुलिस तक जाए और पुलिस से होते हुए शिखा के घर तक जाए। और इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और सीधे सोनभद्र पहुँचते हैं, क्योंकि अब शिखा को अपने घर लौटना नहीं था, दीपू को लौटना नहीं था। अब इन्हें पूजा को शिखा बनाकर उनके घर वालों को यकीन दिलाना था कि शिखा मर चुकी है और इन्हें अपनी नई ज़िंदगी शुरू करनी थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिरकार ये भेद खुल गया। तो उन्होंने जब ये कहानी सुनाई तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कत्ल करने की ज़रूरत क्या थी और तुम बाद में राज़ी भी कर सकते थे, शादी कर लेते बिना खून खराबे के। तो उन्होंने एक और खुलासा किया। उन्होंने कहा 2011 के अप्रैल के महीने में ही उन दोनों ने एक मंदिर में गुप्त विवाह किया था। दोनों शादी कर चुके थे, लेकिन शादी के बाद दोनों अलग अलग रह रहे थे और दुनिया को नहीं बताई कि हम दोनों शादी कर चुके हैं। अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, शिखा डर भी रही थी कि अब तक तो प्यार के नाम पे घर वाले गुस्से में थे। शादी की बात पता चल गई तो पता नहीं क्या होगा, उसे भी मार देंगे, दीपू को भी मार देंगे, पता नहीं क्या होगा। तो वक्त कम है, इसलिए जल्द से जल्द इस चीज़ को छुपा कर यहाँ से कहीं निकल जाओ और गुमनाम ज़िंदगी बीते ताकि कोई ढूंढे नहीं। और उसे ये लगा था कि एक बार शिखा मर गई, शिखा की लाश मिल गई, अंतिम संस्कार हो गया तो उसके घर वाले उसे भूल जाएंगे और उसके साथ दीपू को भी भूल जाएंगे। लेकिन ये बेवकूफ़ी का फैसला था। हर गुनहगार यही सोचता है कि वो फुल प्रूफ प्लानिंग कर रहा है और ऐसा होता नहीं है। तो जहां प्यार के नाम पर दोनों घर आबाद करना चाहते थे एक बेगुनाह को मारकर, जिसकी एक मासूम बच्ची जो अनाथ हो गई, पिता पहले नहीं था, माँ बिना किसी दुश्मनी के, बिना किसी वजह के मारी गई, क्योंकि एक मुर्दा ही किसी और जिंदा को अपना नाम दे सकता था। तो वो अलग कहानी थी, अफसोसनाक। खैर, पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ केस बनाया, चार्जशीट दाखिल की, अदालत में मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद इन दोनों को सज़ा हुई, लेकिन फिर इन्होंने हाई कोर्ट में उसको अपील किया। उम्र कैद की सज़ा थी। उसके बाद इन्हें ज़मानत मिल गई। साल लगे गई, लेकिन ज़मानत मिल गई। ज़मानत मिलने के बाद कहानी में एक और मोड़ आया। जब ज़मानत मिली, दोनों बाहर आए। इधर घर वालों ने शिखा के कह दिया था कि मेरी बेटी ज़िंदा है, मैं खुश हूँ कि मातम मनाओ, समझ में नहीं आता है। बट उन्होंने ये फैसला लिया कि अगर वो अब ज़िंदा भी है तो हमारे लिए ज़िंदा नहीं है और अब हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। घर वालों ने मुंह फेर लिया शिखा से। दीपू अलग था। अब यही दोनों एक दूसरे के कायदे से सहारा थे, क्योंकि इसी शादी और प्यार के लिए उन्होंने एक बेकसूर का खून किया था। लेकिन कहानी में मोड़ ये था कि जब ज़मानत पर दोनों बाहर आए और जितने साल जेल में रहे, जेल की पथरीली दीवारों और फर्श ने इन्हें एहसास करा दिया कि इश्क, मोहब्बत, जुर्म, असलियत और असली ज़िंदगी में क्या फ़र्क है। जेल ने दोनों को तोड़ कर रख दिया। जब ज़मानत पर बाहर आए तो इन दोनों का प्यार काफूर हो चुका था। दोनों को एक दूसरे से नफरत हो गई थी और इसी नफरत की वजह से दोनों ने एक दूसरे से डिवोर्स ले लिया। अब दोनों अलग अलग हैं। जिस प्यार और शादी के लिए एक बेकसूर के खून की बलि, वो भी कामयाब नहीं हो पाया। और आज कानून के गुनहगार तो है ही, दोनों एक दूसरे के लिए भी अब नहीं रहे। ये थी कहानी।